ओहारा आज से 20 साल पहले जब निको रॉबिन सिर्फ और सिर्फ 8 साल की थी, उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। ऐसे ही एक दिन जब निको रॉबिन हिस्ट्री की बुक पढ़ रही थी, वहाँ पे कुछ बच्चे आते हैं और वो लोग निको रॉबिन के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। वो बच्चे निको रॉबिन से कह रहे थे, ओए मॉन्स्टर, ये हमारी खेलने की जगह है, तुम यहाँ से भाग जाओ। रॉबिन अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनको एक थप्पड़ मारती है। कुछ समय बाद उन बच्चों की मम्मी वहाँ पे आती है और रॉबिन को एक जोर से लगाती है, लेकिन रॉबिन उन्हें कुछ नहीं कहती। शाम के टाइम जब निको रॉबिन अपने घर की तरफ जा रही थी, वो बहुत से बच्चों को अपने मम्मी पापा के साथ देखती है। रॉबिन अपने घर तो आ गई थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं होता। जब रॉबिन अंदर जाती है, वो देखती है कि डाइनिंग टेबल के ऊपर एक मैसेज है। उसमें लिखा था, रॉबिन आज मेरी बेटी का बर्थडे है, तो आज हम तीनों बाहर ही खाना खा के आएंगे। हमारे आने से पहले अपना ब्रेड और जैम खा लेना, और हाँ, ज्यादा जैम मत लगाना। खाने के बाद घर की साफ सफाई और कपड़े को धो देना, और जितनी जल्दी हो सके तुम सो जाना। तुम्हारी प्यारी रोजी आंटी। रॉबिन काम करते हुए बहुत रो रही थी। रॉबिन ओहारा में अपनी आंटी रोजी के साथ रहती है, जो कि सिर्फ रॉबिन से एक नौकरों वाले काम करवाती है। रॉबिन अपना सारा काम छोड़ के घर से भाग जाती है। रॉबिन वहाँ से सीधे द ट्री ऑफ नॉलेज के पास जाती है, जहाँ पे ओहारा का लाइब्रेरी है और साथ ही साथ वो आर्कियोलॉजिकल रिसर्च सेंटर भी है। मतलब यहाँ पे कुछ इतिहास के राजों को सुलझाया जाता है। जब वहाँ के लोगों को पता लगता है कि रॉबिन यहाँ पे आने वाली है, तो वो सब लोग वहाँ से छिप जाते हैं। रॉबिन द ट्री ऑफ नॉलेज के अंदर आती है, तो उसे वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, लेकिन अचानक से सब लोग उसके सामने आते हैं और वो सब लोग रॉबिन को कांग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि रॉबिन ने डॉक्टरल एग्जाम को क्लियर कर दिया है, जिसका मतलब कि रॉबिन अब अपने आप को आर्कियोलॉजिस्ट कह सकती है। रॉबिन इस बात को सुन के बहुत खुश होती है। इनका नाम है प्रोफेसर क्लोवर, जो कि इस लाइब्रेरी के हेड है। प्रोफेसर क्लोवर रॉबिन को एक बैज देते हैं, जो कि एक निशानी कि वो अब एक आर्कियोलॉजिस्ट बन चुकी है। सब लोग रॉबिन को शाबाशी दे रहे थे। प्रोफेसर क्लोवर रॉबिन को समझाते हैं, ज्ञान या फिर कहूँ इतिहास का ज्ञान 5000 साल, ट्री ऑफ नॉलेज की उम्र 5000 साल है, और तब से न जाने कितने ही, जिनको गिनना भी शायद मुमकिन नहीं है, उतने डॉक्यूमेंट्स पूरी दुनिया से यहाँ पे पहुँचाए गए। ये लाइब्रेरी जाना जाता है अपने इतिहास के ज्ञान की वजह से। पूरी दुनिया से सबसे शानदार आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ पे आते हैं, और इतिहास का कोई भी ऐसा राज नहीं है जिसका जवाब इस लाइब्रेरी के अंदर ना हो। रॉबिन, मैं चाहता हूँ कि तुम भी बाकी सब की तरह एक शानदार आर्कियोलॉजिस्ट बनो। रॉबिन स्माइल करते हुए कहती है, प्रोफेसर, मैं चाहती हूँ कि वर्ल्ड सेंचुरी के बारे में मैं पता लगाऊं। इस बात को सुन के प्रोफेसर क्लोवर डर जाते हैं और वो उसे ऐसा करने से मना करते हैं। रॉबिन उनसे पूछती है कि आखिर वो उसे ऐसा करने से क्यों मना कर रहे हैं। अगर रॉबिन चाहे तो पॉनीग्लिफ को पढ़ के वो सभी राजों को पता कर सकती है। आखिर उन 100 सालों में क्या हुआ था। प्रोफेसर हैरान थे कि आखिर रॉबिन को इतना कैसे पता। वो रॉबिन से पूछते हैं, तुम्हें ये बातें कैसे पता हैं? क्या तुमने हमसे बिना पूछे नीचे पड़े पॉनीग्लिफ को पढ़ा था? तुम्हें ये बात पता है कि पॉनीग्लिफ को पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है? रॉबिन कहती है, हाँ, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछती तो आप मुझे कभी भी अंदर नहीं जाने देते, और इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं एक असली आर्कियोलॉजिस्ट बन जाती हूँ, तब आप लोग भी मुझे अपने साथ काम करने दोगे। सब लोग रॉबिन को समझा रहे थे कि भले ही उसके पास एक आर्कियोलॉजिस्ट जितना ज्ञान क्यों ना हो, लेकिन वर्ल्ड सेंचुरी जैसी चीजों के बारे में जानना उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। प्रोफेसर ओलिवर कहते हैं, रॉबिन, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर किसी को हमारे बारे में पता लगता है तो उसी समय हमें मार दिया जाएगा। हम सब इस बात को जानते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हैं अपनी जान को दांव पे लगाने के लिए। रॉबिन, तुम कसम खाओ, आज के बाद तुम कभी भी बेसमेंट की तरफ नहीं जाओगी। रॉबिन बिना कुछ कहे ही वहाँ से रोते रोते चली जाती है। रॉबिन के जाने के बाद एक आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर से कहती है कि रॉबिन अपनी माँ ओलिविया की तरह है। प्रोफेसर ओलिवर कहते हैं, रॉबिन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और अच्छा होगा कि उसे पता भी ना चले। रॉबिन की माँ ओलिविया को नेवी ने पकड़ लिया है, और ये बात सबको पता है।
कि ओलिविया के साथ क्या होगा। दूसरी तरफ रॉबिन जब समुद्र के किनारे आती है तब उसे एक जायंट वहाँ पे बेहोशी की हालत में दिखता है। रॉबिन उस जायंट के पास जाती है। जब वो जायंट रॉबिन को देखता है तब वो उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबिन उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। इस जायंट का नाम साउल है। साउल को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो भी जिंदा है। वो अपने एक साथी के बारे में भी सोच रहा था कि क्या वो भी उसकी तरह जिंदा होगी या नहीं। साउल के पैरों पे अभी चोट लगी हुई है। साउल जल्दी से ठीक होके यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन तब तक वो रॉबिन से पूछता है कि क्या उसने आज से पहले किसी जायंट को देखा था। रॉबिन बताती कि उसने एल्बाफ के जायंट्स के बारे में सुना है। साउल बताता है कि वो एल्बाफ से नहीं है। दुनिया में भले ही सबको लगता हो कि एल्बाफ में ही सबसे बड़े बड़े जायंट्स होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया बहुत बड़ी है। साउल का घर साउथ ब्लू के किसी आइलैंड पे है। साउल रॉबिन से कहता है कि जब वो अपने घर पे जाए तो किसी को भी उसके बारे में ना बताए। रॉबिन कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं करूंगी। साउल रॉबिन को देख के हंसने लगता है। इसको देख के समझ नहीं आता कि आखिर ये बंदा हंस रहा है या फिर रो रहा है। रॉबिन को उसके हंसने का तरीका बहुत फनी लगता है। साउल रॉबिन से कहता है हाँ ये बात तो है, लोगों ने बहुत बार कहा है कि मेरे हंसने का अंदाज थोड़ा सा फनी है, लेकिन तुम्हारी हंसी बहुत प्यारी है। तुम्हें तो इसी तरह हमेशा हंसना चाहिए। रॉबिन इस बात को सुन के थोड़ा शर्मा जाती है। रॉबिन को आज से पहले कभी किसी ने ऐसा नहीं कहा था। साउल और रॉबिन एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। साउल का पूरा नाम जगवार डी साउल है। साउल रॉबिन को बताते कि उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं। रॉबिन समझ जाते कि साउल कहना क्या चाहता है। रॉबिन साउल को विश्वास दिलाती है कि वो किसी को भी उसके बारे में नहीं बताएगी। आज से 4 दिन बाद रॉबिन अपने घर से खाने का सामान साउल के लिए ले जाती है। साउल के पेट के लिए वो भले ही काफी नहीं था, लेकिन रॉबिन उसके बारे में सोच रही है। यही बात उसे बहुत खुश करती है। साउल के पैर थोड़े बहुत ठीक हो चुके हैं और इसीलिए वो अपनी बोट बनाने के लिए लग जाता है। साउल रॉबिन से पूछता है रॉबिन तुम यहाँ पे बहुत दिनों से आ रही हो, क्या तुम्हारे मम्मी पापा और दोस्तों को ये बात अलग नहीं लगती? रॉबिन बताते कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है और ना ही उसके कोई पापा या मम्मी भी, यानी मतलब मम्मी तो है ही, लेकिन उसे तो इतना भी नहीं पता कि आखिर वो दिखती कैसी हैं। रॉबिन जब छोटी थी तभी उसकी मम्मी उसे छोड़ के चली गई थी। वो भी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। साउल ये सारी बातें ध्यान से सुन रहा था। रॉबिन बताती कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर है और इसीलिए यहाँ के बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते। रॉबिन साउल से पूछती कि क्या उसे भी वो अजीब लगती है। साउल रॉबिन से कहता कि वो सालों से ग्रैंडलैंड के अंदर रहा है और न जाने कितने ही उसने डेविल फ्रूट की पावर को देखा है। साउल रॉबिन से थोड़ा जेलस फील कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल पावर नहीं है। खैर जो भी, साउल दोबारा से हंसने लगता है और साथ ही साथ रॉबिन भी। साउल रॉबिन से कहता है भले ही मेरे हंसने का अंदाज थोड़ा सा फनी हो, लेकिन जब हम लोग हंसते हैं तो हम लोग खुश होते हैं। रॉबिन को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है। साउल कहता है इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, जैसे जब हम खुश होते हैं तो हम लोग हंसते हैं, वैसे ही जब हम लोग हंसते हैं तो हम लोग अपने आप ही खुश हो जाते हैं, है ना? तो जब भी तुम बुरा फील करो तो तुम्हें जोर जोर से हंसना चाहिए। अरे शी 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 शी। वीडियो पे वापस आते हैं। हम वर्ल्ड गवर्नमेंट की एक शिप को देखते हैं जो कि ओहारा की तरफ जा रहा है। इसके अंदर CP9 का डायरेक्टर भी है जिसका नाम स्पांडाइन है और ये इस नमूने के पिताश्री हैं। खैर इन्हें भी नहीं पता कि आखिर ये लोग ओहारा की तरफ क्यों जा रहे हैं। खैर जब ये बात प्रोफेसर ओलिवर को पता चलता है तब वो सभी आर्कियोलॉजिस्ट को सतर्क रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप यहाँ पे क्यों आना चाहती है। दूसरी तरफ साउल ने अपनी एक बोट बना ली है। रॉबिन को थोड़ा बुरा लग रहा था कि साउल इतनी जल्दी यहाँ से जा रहा है। साउल उसे देखता है और उसे विश्वास दिलाता है कि वो यहाँ पे कुछ दिन और रुकेगा, क्योंकि अभी तो उसे अपने बोट के लिए एक फ्लैग भी लगाना है। रॉबिन इस बात को सुन के थोड़ा खुश होती है। साउल रॉबिन से पूछते कि क्या वो भी समुद्र में जाना चाहती है। रॉबिन को समझ नहीं आता कि आखिर वो भी क्या बोले। रॉबिन साउल को बताते कि उसकी मम्मी अपने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के काम से हमेशा बहुत बिजी रहती हैं, लेकिन एक दिन वो अपनी मम्मी से कहेगी कि वो उसे भी अपने साथ समुद्र में ले जाएं। भले ही वो नहीं जानती कि उसकी मम्मी कैसी दिखती हैं। रॉबिन बस एक बार अपनी मम्मी को देखना चाहती है। रॉबिन अपनी मम्मी की हेल्प
कर पाए, इसलिए वो आर्कियोलॉजिस्ट बनी है। साउल को तो विश्वास नहीं होता कि एक बच्ची आर्कियोलॉजिस्ट कैसे बन सकती है। रॉबिन साउल से उन 100 सालों के बारे में बात करना चाहती है जिसका जिक्र इतिहास की किताबों में भी नहीं होता। साउल रॉबिन से कहते कि इसके बारे में बात भी करना मना है। रॉबिन बताती कि उसने ऐसा सुना है कि उसकी मम्मी उन्हीं 100 सालों के बारे में रिसर्च कर रही है। वो साउल से कहते कि वो इस बारे में किसी को भी न बताए क्योंकि उन 100 सालों के बारे में पता लगाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। साउल इस बात को सुन के हैरान था। साउल रॉबिन से पूछते कि क्या वो पोनीग्लिफ को पढ़ के इतिहास के बारे में पता लगा रही हैं। रॉबिन कहते कि हाँ, और तुम्हें कैसे पता? साउल बहुत डरा हुआ लग रहा था। वो रॉबिन को समझाते कि चाहे कुछ भी हो इस बारे में किसी को मत बताना, स्पेशली ये कि तुम्हारी मम्मी पोनीग्लिफ को पढ़ रही है। रॉबिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर साउल को अचानक से हुआ क्या। साउल रॉबिन से पूछते कि आखिर उसकी मम्मी का नाम क्या है। रॉबिन बताते कि उनका नाम निको ओलिविया है। साउल इस बात को सुन के बहुत डर जाता है। साउल इस बात से हैरान था कि रॉबिन ओलिविया की बेटी है। साउल जल्दी से वहाँ से खड़ा होता है और पूछता है कि क्या इस जगह का नाम ओहारा है। साउल के चेहरे पे डर साफ दिख रहा था। साउल रॉबिन से कहता है कि हम लोग अभी वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, ये बहुत बुरा है। रॉबिन तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें मेरी बातों में विश्वास नहीं होगा लेकिन इस समय नेवी की बैटल शिप्स ओहारा की तरफ आ रही है ताकि वो लोग यहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट को मार सके। रॉबिन चाहे कुछ भी हो तुम उन्हें मत बताना कि तुम भी एक आर्कियोलॉजिस्ट हो। रॉबिन को साउल की बातों पे विश्वास नहीं होता। साउल रॉबिन को समझाते कि जो भी कुछ उसने अभी कहा वो सब सच है। रॉबिन तुम खुद जाके देखो, क्या यहाँ पे कुछ अजीब हो रहा है? हो सकता है तुम्हारी मम्मी भी यहाँ पे आ चुकी हो। सीन शिफ्ट होता है लाइब्रेरी पे जहाँ पे ओलिविया सच में आ चुकी है। सब ओलिविया को देख के हैरान थे क्योंकि नेवी ने तो उसे पकड़ लिया था। ओलिविया भी साउल की तरह सेम बात कर रही थी कि फाइनली वर्ल्ड गवर्नमेंट भी ओहारा की तरफ आ चुकी है। इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि आज से 6 साल पहले यहाँ से निकली थी, वो सभी के सभी 33 लोग ओलिविया को छोड़ के मारे जा चुके हैं। ओलिविया को भी नेवी ने पकड़ा हुआ था। जब नेवी सभी मरे हुए लोगों के पास गई थी तो उनके सामानों को देख के उन्हें पता लग चुका था कि वो लोग सभी ओहारा से हैं और शायद आज इसीलिए नेवी ओहारा की तरफ आ रही है। ओलिविया कहते कि उसके पास कोई भी बहाना नहीं है। ओलिविया को बहुत बुरा लग रहा था। प्रोफेसर ओलिविया को समझाते कि इन सब के पीछे उसकी कोई भी गलती नहीं है और ना ही किसी और की। ओलिविया सबको यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि नेवी यहाँ पे किसी भी पल पहुंचती होगी और इस बार उनका इरादा हमें मारने का है। प्रोफेसर कहते कि वो यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि ये जगह और ये पेड़ उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे आर्कियोलॉजिस्ट भी यहाँ से जाने से मना कर देते हैं। उनसे जितना कुछ हो सके वो इतिहास को बचाना चाहते हैं। ओलिविया उनकी बातों को समझ पा रही थी। ये सब तो था ही, लेकिन ओलिविया के दिमाग में एक और बात चल रही थी कि क्या उसे रॉबिन से मिलना चाहिए। बचपन में ही उन्होंने रॉबिन को अकेला छोड़ दिया था। वो नहीं चाहती थी कि रॉबिन भी उनके साथ ऐसे खतरनाक मिशन पे जाए। रॉबिन 2 साल की उम्र से ऐसे अकेले रहती है और ऐसे ही एक दिन जब वो लाइब्रेरी के अंदर गई थी तब रॉबिन को वहाँ पे प्रोफेसर मिलते हैं। बैक इन प्रेजेंट अब ओलिविया नहीं चाहती कि वो कभी भी रॉबिन से दोबारा मिले क्योंकि वो नहीं चाहती कि रॉबिन को उनकी वजह से कोई परेशानी हो। वो नहीं चाहती कि रॉबिन को दुनिया एक क्रिमिनल की बेटी माने। ये सब चल ही रहा था कि वहाँ पे एक आदमी भागते भागते आता है और सबको बताता कि यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट की शिप आ चुकी है। ओलिविया अपनी गन को उठाती है और बाहर भागने लगती है। हम देखते कि स्पान-9 ओहारा में आ चुका है। दूसरी तरफ साउंड बहुत बेचैन हो रहा था। हम देखते कि आओकीजी भी अभी ओहारा की तरफ जा रहा है। आओकीजी 20 साल पहले एक वाइस एडमिरल था। रॉबिन लाइब्रेरी के अंदर जाती है और प्रोफेसर से अपनी मम्मी के बारे में पूछती है, लेकिन प्रोफेसर उससे कहते कि उसकी मम्मी यहाँ पे नहीं है। उन्होंने ये झूठ इसीलिए बोला ताकि रॉबिन अभी सेफ रह सके। रॉबिन सबको बताती है कि यहाँ पे नेवी की बैटलशिप आ रही है जो कि सभी आर्कियोलॉजिस्ट को अरेस्ट करना चाहती है। प्रोफेसर रॉबिन को समझाती कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वो लोग हमेशा की तरह कुछ इन्वेस्टिगेशन करने आए होंगे। प्रोफेसर रॉबिन से कहते हैं कि रॉबिन
तुम किसी को मत बताना कि तुम एक आर्कियोलॉजिस्ट हो। किसी को भी तुम्हारे ऊपर शक नहीं होगा क्योंकि तुम एक छोटी बच्ची हो। प्रोफेसर जब रॉबिन से बात कर रहे थे वहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर्स आ जाते हैं और वो लोग सबको अपनी जगह पे खड़े होने के लिए बोलते हैं ताकि वो लोग यहाँ की इन्वेस्टिगेशन कर सके। उनको पता लग चुका है कि आर्कियोलॉजिस्ट लोग पोनीग्लिफ के ऊपर रिसर्च करते थे जो कि वन पीस की दुनिया में एक बहुत बड़ा क्राइम है। दूसरी तरफ ओहारा के बाकी सारे लोगों को भी जिनका कनेक्शन डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली आर्कियोलॉजिस्ट से है उनकी तलाशी ली जाती है और जिन लोगों का कनेक्शन आर्कियोलॉजिस्ट से नहीं है वो लोग अपना प्रूफ दिखा के ओहारा के वेस्ट की तरफ जा सकते हैं। कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाहता था। वो ऑफिसर सबको एक फाइनल वार्निंग देते हैं कि अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार वो लोग नहीं होंगे। सब लोग समझ जाते कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है और जितनी जल्दी हो सके वो लोग अपने घर को छोड़ के जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते कि ओलिविया ने स्पांडाइन के ऊपर शूट कर दिया है। स्पांडाइन को अपनी मौत सामने दिख रही थी। खैर वो बात अलग है कि ओलिविया ने सिर्फ उसके कपड़ों पे शूट किया था। ओलिविया स्पांडाइन को एक वार्निंग देती है कि वो इस आइलैंड को छोड़ के चला जाए। स्पांडाइन उसे सीरियसली नहीं लेता और वो ओलिविया के ऊपर हंसने लगता है। जब ओलिविया वर्ल्ड गवर्नमेंट के कैद में थी तब स्पांडाइन उसे उगलवाना चाहता था कि वो ओहारा के बाकी आर्कियोलॉजिस्ट के साथ ब्लैंक सेंचुरी के ऊपर काम कर रही थी, लेकिन तब ओलिविया ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला था। लेकिन आज क्योंकि ओलिविया ओहारा में है तो स्पांडाइन को लगता है कि जो भी कुछ उसने सोचा था वो सब सच है। स्पांडाइन कहता है 6 सालों से हमने जिन भी लोगों को पकड़ा था जो कि पोनीग्लिफ की तलाश में थे उन सभी का कनेक्शन कहीं ना कहीं ओहारा से था। ओहारा को खत्म करना उन सब के लिए एक चेतावनी होगा। उन सब के लिए जो भी लोग उन 100 सालों के बारे में जानना चाहते हैं। ओहारा का कोई भी बंदा यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा क्योंकि ओहारा के चारों तरफ हमारे वॉरशिप तैनात है। स्पांडाइन अपने साथियों से कह के ओलिविया को वहीं पे बेहोश कर देता है। वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऑफिसर लाइब्रेरी की अच्छे से तलाशी ले रहे थे। दूसरी तरफ साउल अभी भी बहुत घबराया हुआ था क्योंकि नेवी की वॉरशिप अब ओहारा के बहुत करीब आ चुकी है। ऑफिसर्स ने प्रोफेसर और बाकी सारे आर्कियोलॉजिस्ट को लाइब्रेरी से बाहर कर देते हैं। ओहारा के सभी लोग वेस्ट की तरफ जा रहे थे क्योंकि वहाँ पे उनका एक शिप इंतजार कर रही थी जिनको वर्ल्ड गवर्नमेंट ने भेजा था ताकि शरीफ लोग यहाँ से आराम से जा सके। प्रोफेसर रॉबिन को भी उनके साथ जाने के लिए कहते हैं। रॉबिन प्रोफेसर और बाकी सबको अकेला नहीं छोड़ना चाहती और वो यहीं पे रहने की जिद करती है। प्रोफेसर रॉबिन को समझा रहे थे कि यहाँ पे रहना उसके लिए सेफ नहीं है, लेकिन तभी वहाँ पे स्पांडाइन ओलिविया को पकड़ के लाता है। प्रोफेसर अब रॉबिन को यहाँ से जल्दी जाने के लिए बोलते हैं। रॉबिन की नजर ओलिविया के ऊपर जाती है, लेकिन तभी हम देखते कि पीछे लाइब्रेरी में एक बहुत बड़ा धमाका होता है। स्पांडम के टेलीसिग्नल पे एक कॉल आता है। ये कॉल उन ऑफिसर्स का था जो कि लाइब्रेरी के अंदर तलाशी ले रहे थे। वो बताते कि उन्होंने पोनीग्लिफ को ढूंढ लिया है और साथ ही साथ वहाँ पे कुछ रिसर्च करने वाले पेपर भी थे जिनके ऊपर एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। स्पांडाइन इस बात को सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि अब ओहारा के आर्कियोलॉजिस्ट को कोई भी नहीं बचा सकता। प्रोफेसर स्पांडाइन से कहते हैं कि उन्हें मरने से पहले 5 एल्डर्स से कुछ बात करनी है। दूसरी तरफ जब सबको पता चलता है कि नेवी की वॉरशिप उनकी तरफ आ रही है तब सब लोग समझ जाते कि यहाँ पे जरूर ही कुछ बुरा होने वाला है। सभी लोग अपनी जान बचा के भागते हैं। हम देखते कि साउल अब शहर की तरफ आ चुका है। वो जोर जोर से रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए बोल रहा था। दूसरी तरफ हम देखते कि प्रोफेसर अब 5 एल्डर से बात कर रहे हैं। 5 एल्डर कहते हैं ये तो वैसे ही हुआ जैसा हमने सोचा था। खैर हमें बुरा तो लग रहा है लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। अब हमें तुम्हें मारने का ऑर्डर देना होगा। प्रोफेसर कहते कि ऐसी झूठी बातें कहना बंद करो। गौरव से तुम भी जानते हो कि तुम्हें कुछ भी बुरा नहीं लग रहा। तुम भी डरते हो इस बात से कि हम लोग वॉइड सेंचुरी के बारे में पूरी दुनिया को बता देंगे। वॉइड सेंचुरी जिसे इतिहास की किताबों से मिटा दिया गया। किसी को भी नहीं पता कि आखिर उन 100 सालों में क्या हुआ था। आखिर क्या जरूरत पड़ी इन पोनीग्लिफ को बनाने की। आखिर उस जमाने के लोग हमें क्या बताना चाहते थे। उन्हें पता था अगर वो अपनी बातों को किसी किताब या फिर पेपर पे लिखते तो उनकी वो बातें कब की खत्म हो चुकी होती। उन्होंने उसे दुनिया के सबसे मजबूत पत्थरों पे लिखा ताकि उन बातों को इतनी आसानी से मिटाया ना जा सके। जिसका मतलब है उस समय उनके कुछ लोग दुश्मन थे। 5 एल्डर्स शांत होते हैं और पूछते कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। प्रोफेसर कहते हैं अगर उन लोगों को उनके दुश्मनों ने मार दिया होगा
तो बेशक उनके दुश्मन जिंदा होंगे। उन 100 सालों के बाद यानी आज से 800 साल पहले वर्ल्ड गवर्नमेंट इस दुनिया में पहली बार बना था। तो अगर हम लोग मानते कि वर्ल्ड गवर्नमेंट उन 100 सालों में रह रहे लोगों का दुश्मन होगा, तो हम लोग कह सकते कि वर्ल्ड गवर्नमेंट का हाथ उन 100 सालों में जरूरी होगा। जो कि शायद अगर ये बात दुनिया तक पहुंची तो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट को परेशानी हो सकती है, और शायद इसीलिए उन 100 सालों के बारे में बात करना भी मना है। एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट और कुछ पोनिग्लिफ को पढ़ने के बाद हमें पता लगा कि कहीं पे एक बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसका कहीं पे भी अब नामो निशान नहीं है। ऐसा हो सकता है कि पावर मिलने के बाद उन लोगों ने, जो कि बाद में वर्ल्ड गवर्नमेंट बनते हैं, उन्होंने उन सभी को मार दिया। मरने से पहले ही शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका होगा और उन्होंने सारी सच्चाई को इन पोनिग्लिफ के ऊपर लिख दिया होगा। बेशक एंशिएंट वेपन बहुत खतरनाक थे, वो दुनिया को खत्म करने की पावर रखते हैं। इसके बाद भी वर्ल्ड गवर्नमेंट को इसकी कोई चिंता नहीं है, और जब सच सबके सामने आएगा तब सबको पता चलेगा कि जिस चीज के लिए वर्ल्ड गवर्नमेंट पोनिग्लिफ को पढ़ने से मना करती है वो एंशिएंट वेपन नहीं है, बल्कि उन 100 सालों का राज है। हमें भी ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जो साम्राज्य आज से 800-900 साल पहले था उसका नाम था, इससे पहले कि प्रोफेसर उस जगह का नाम बता पाते, 5 एल्डर स्पांडेन से कह के प्रोफेसर पे शूट करवा देते हैं। 5 एल्डर को पसंद नहीं आता कि प्रोफेसर इतना कुछ जान चुके हैं। 5 एल्डर स्पांडेन को ओहारा के ऊपर अटैक करने की परमिशन दे देते हैं। इस बात को सुन के स्पांडेन अपना गोल्डन ट्रांसपोंडर स्लेल बाहर निकालता है और वो बस्टर कॉल को एक्टिवेट कर देता है। सभी बैटलशिप अब ओहारा की तरफ बढ़ने लगती है। प्रोफेसर जितनी जल्दी हो सके रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं। पीछे लाइब्रेरी में हुए धमाके की वजह से वहाँ पे आग लग जाती है। सभी आर्कियोलॉजिस्ट उस आग को बुझाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। रॉबिन कब से ओलिविया को देख रही थी। ओलिविया मन ही मन सोच रही थी कि रॉबिन तुम यहाँ से चले जाओ। रॉबिन पता नहीं क्यों लेकिन अचानक से वो ओलिविया से पूछती कि क्या वो उसकी मम्मी है। रॉबिन को वो समय याद आता है जब उसकी मम्मी ने उसे यहाँ ओहारा में अकेले छोड़ दिया था। कैसे उसे इतने सालों से ऐसे आंटी रोजी के साथ रहना पड़ा, जो कि उसे एक नौकरों की तरह रखती थी। रॉबिन बार बार ओलिविया से पूछ रही थी कि क्या वो उसकी मम्मी है। रॉबिन ओलिविया को याद दिला रही थी कि वो उनकी बेटी है। हो सकता है कि रॉबिन क्योंकि बड़ी हो चुकी है तो उसकी मम्मी शायद उसे पहचान नहीं पा रही। रॉबिन कहती कि वो हमेशा से ही उनका हाथ पकड़ के चलना चाहती थी। रॉबिन ये भी कहती कि उसने बहुत पढ़ाई करने के बाद अब वो आर्कियोलॉजिस्ट बन चुकी है। रॉबिन बस अब अपनी मम्मी के साथ रहना चाहती है। ओलिविया इन सारी बातों को सुन के रोने लगती है। स्पांडाइन हैरान था कि रॉबिन अभी एक आर्कियोलॉजिस्ट है। दूसरी तरफ हम देखते कि ओहारा के ऊपर नेवी का हमला स्टार्ट हो चुका है। नेवी ओहारा पे चारों तरफ से हमला कर रही थी। ओहारा के लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भाग रहे थे। नेवी का एक हमला स्पांडाइन के सामने भी होता है। स्पांडाइन समझ चुका था वो अब यहाँ पे और नहीं रुक सकता। स्पांडाइन ओहारा को छोड़ के जाने लगता है। स्पांडाइन ओलिविया और रॉबिन को यहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है। उसे तो बस सिर्फ अपनी जान की फिक्र थी। रॉबिन ओलिविया के पीछे से आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। ओलिविया अब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती और वो रॉबिन को अपने गले से लगा लेती है। रॉबिन आज बहुत ज्यादा खुश थी। ओलिविया रॉबिन से कहती है, रॉबिन क्या ये सच है कि तुम पोनिग्लिफ को पढ़ सकती हो? रॉबिन कहती कि हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। ओलिविया रॉबिन से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि पोनिग्लिफ को पढ़ पाना इतना आसान नहीं होता। ओलिविया रॉबिन की बहुत तारीफें करती है जिनको सुन के रॉबिन बहुत इमोशनल हो जाती है। प्रोफेसर ओलिविया और रॉबिन को यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं ताकि वो बाकी लोगों के साथ यहाँ से बच के निकल पाए। हम देखते हैं रॉबिन को ढूंढते हुए साउल यहाँ पे आ चुका है। साउल को देख के ओलिविया हैरान होती कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। साउल कहता कि ये सब हम लोग बाद में बात कर लेंगे, अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा। ओलिविया साउल से कहती कि वो रॉबिन को यहाँ से ले जाए। रॉबिन ओलिविया को भी साथ चलने के लिए बोलती है लेकिन ओलिविया उसे मना कर देती है। ओलिविया को ओहारा के अंदर अभी जरूरी काम करना है। रॉबिन के जाने से पहले ओलिविया उससे कहती है, रॉबिन मेरी बातों को ध्यान से सुनो क्योंकि तुम ओहारा की आर्कियोलॉजिस्ट हो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। कोई भी इतिहास बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इतिहास का ज्ञान हर जनरेशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए वरना वो खत्म हो जाएगा। ओहारा पहले की बातों को एक्सपोज करना नहीं चाहता था। ओहारा तो बस इतिहास की आवाजों को कायम रखना चाहता था। आज हमारी सारी रिसर्च खत्म हो जाएगी। ओहारा रह पाएगा या नहीं, लेकिन
हम लोग हार नहीं मान सकते इस दुनिया के फ्यूचर पे। ओलिविया साउल से कहती कि वो रॉबिन को लेके यहाँ से चला जाए। साउल ओलिविया की बात मान के यहाँ से चला जाता है। रॉबिन ओलिविया के साथ यहीं पे रहना चाहती थी, लेकिन साउल उसे ले जाता है। これからは私の分まで生きてロビン ओलिविया और प्रोफेसर दोनों ही रो रहे थे। साउल रॉबिन को लेके जा रहा था। नेवी की शिप पे एक ऑफिसर साउल को देखता है। वो आओकीजी को बताता कि वहाँ पे वाइस एडमिरल साउल है। तो हाँ, साउल एक वाइस एडमिरल है। कुछ दिन पहले जब साउल को फ्लीट एडमिरल सेनगोकू ने बताया था कि वो लोग ओहारा के लोगों को मारने वाले हैं, साउल के हिसाब से इन सब की कोई भी जरूरत नहीं थी। नेवी के लोग सिंपली ओहारा के लोगों को पकड़ सकते थे। जब साउल पहली बार ओलिविया से मिला था तो वो बताते कि आखिर नेवी क्यों उसे मारना चाहती है। नेवी के हिसाब से ओहारा के लोग पोनिग्लिफ को पढ़ के उन एंशिएंट वेपन को दोबारा बनाना चाहते हैं, जो कि दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ओलिविया की कही एक बात साउल को सोचने पे मजबूर कर देती है। उसने कहा था, तुम लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते और फिर यहाँ पे बकवास करने आ जाते हो। तुम लोगों ने कभी भी अपने सुपीरियर्स की बातों पे सवाल नहीं किया। तुम लोग बस उनकी एक लाइन को तोते की तरह रिपीट करते रहते हो। वो लोग पोनिग्लिफ को पढ़ने से मना करते हैं। क्या वो सिर्फ एंशिएंट वेपन को बनाने से रोकना चाहते हैं या फिर बात कुछ और ही है? जब सेंगोकू साउल को बताता कि वो लोग बस्टर गोल्ड को एक्टिवेट करने वाले हैं, साउल सेंगोकू से प्रूफ मांगता है ताकि ये बात प्रूफ हो सके कि ओहारा के लोग सच में बुरे हैं। लेकिन सेंगोकू के पास कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं होता। साउल समझ जाता कि वर्ल्ड गवर्नमेंट कुछ तो ऐसी बात है जो कि ओहारा के साथ उसे खत्म करना चाहता है। इसके बाद वो साउल ही था जिसने ओलिविया को उस जेल से बाहर निकाला और वो ओलिविया के साथ ओहारा में आ गया। बैक इन प्रेजेंट साउल रॉबिन को बचाते हुए आगे बढ़ रहा था। साउल रॉबिन से कहता कि उसे एक दिन यहाँ पे जो भी कुछ हुआ था उसे दुनिया को बताना होगा। उसे बताना होगा कि कैसे ओहारा पूरी दुनिया से लड़ा। तभी साउल के ऊपर नेवी का हमला होता है। साउल रॉबिन को जमीन पे रख के नेवी की बैटल शिप की तरफ जाता है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कौन सही है या कौन गलत। वो बस अब अपनी दोस्त को बचाना चाहता है। साउल अपनी पूरी पावर से नेवी की शिप के ऊपर हमला करता है और वो एक बैटल शिप को आराम से तोड़ देता है। दूसरी तरफ आर्कियोलॉजिस्ट अपनी पूरी मेहनत से उस आग को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। इसके साथ ही उनसे जितना कुछ हो सकता था वो लोग लाइब्रेरी की किताबों को आग से दूर कर रहे थे। प्रोफेसर और ओलिविया भी इसी काम में जुटे हुए थे। वो लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो जितना हो सके इतिहास की बातों को बचा सके। दूसरी तरफ साउल रॉबिन को जितनी जल्दी हो सके उस शिप की तरफ जाने के लिए बोलता है ताकि वो बाकी लोगों के साथ यहाँ से निकल पाए। रॉबिन वहाँ से नहीं जाना चाहती, लेकिन साउल उसे याद दिलाते कि आखिर उसकी मम्मी चाहती है कि वो जिंदा रहे। रॉबिन इस बात को सुनकर उस शिप की तरफ जाती है, लेकिन उस शिप में पड़े लोग उसे अंदर आने से मना कर देते हैं। उनकी नजरों में रॉबिन एक क्रिमिनल की बेटी है। रॉबिन अपनी पावर से उस शिप को पकड़ लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो यहाँ से जा पाती वहाँ पे स्पांडेन उसे देख लेता है। रॉबिन को समझ में नहीं आता कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। रॉबिन अपनी जान बचा के वहाँ से भागती है। साउल की नजर रॉबिन पे थी और तभी उसके ऊपर बर्फ का हमला होता है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि वाइस एडमिरल आओकीजी ने किया था। कुजान कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन अगर बस्टर कॉल को एक नेवी का बंदा ही रोकेगा तो नेवी की बहुत बदनामी होगी। साउल कुजान से पूछता है, कुजान क्या तुम्हें ये सब सही लग रहा है? कुजान ये तबाही इसकी क्या जरूरत थी? ये सब सिर्फ ओहारा को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए। तुम्हें ये कहाँ का न्याय लगता है? कुजान कहता है, अगर इससे दुनिया में शांति बरकरार रहती है तो मुझे इससे कोई भी एतराज नहीं है। न्याय करने का तरीका हर किसी के लिए अलग होता है और इसलिए साउल मुझे तुमसे कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरे काम के रास्ते में आए तो ना चाहते हुए फिर भी मुझे तुम्हें शांत करना पड़ेगा। ये सब चल ही रहा था कि तभी जिस शिप से लोग बच के जा रहे थे उसे तबाह कर दिया जाता है। ये चीज आओकीजी के लिए भी नहीं थी। ये हमला वाइस एडमिरल साकाजुकी के शिप से था। साकाजुकी प्रेजेंट टाइम पे एक एडमिरल है जिसको हम लोग आकाइनो के नाम से जानते हैं। साकाजुकी नहीं चाहता था कि यहाँ से कोई भी बच के जा पाए। साउल इस चीज को देख के बहुत गुस्सा था। वो साकाजुकी के ऊपर हमला करता है। साकाजुकी उससे कई गुना ताकतवर था, इसीलिए साउल रॉबिन को यहाँ से भागने के लिए कहता है। आओकीजी पीछे से आता है और वो साउल के पैरों को बर्फ में बदल देता है। साउल रॉबिन से कहता है कि वो उस बोट से निकल जाए जिसे साउल ने कुछ देर पहले बनाया था। रॉबिन साउल को छोड़ के नहीं जाना चाहती, लेकिन साउल उससे कहता है, रॉबिन
मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेशक तुम अकेली हो, लेकिन एक दिन तुम्हें भी कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें तुम अपना दोस्त कह पाओगी। दुनिया बहुत बड़ी है, एक दिन जरूर ही तुम्हारे भी दोस्त होंगे जो कि तुम्हें हर मुसीबत से बचाएंगे। इस दुनिया में कोई भी अकेला रहने के लिए नहीं पैदा हुआ। रॉबिन, तुम यहाँ से जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। जब तुम वहाँ पे पहुँच जाओगी तब वहाँ पे जाके ऐसे हंसना। आओकी जी साउल की पूरी बॉडी को फ्रीज कर देता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर और ओलिविया ये समझ चुके थे कि उनका बचना अब मुमकिन नहीं है। ओलिविया को बस एक बात का अफसोस है कि वो रॉबिन के लिए कुछ भी नहीं कर पाई। रॉबिन जब साउल की बनाई बोट के पास जा रही थी तब उसके रास्ते में कुजान बैठा हुआ था। वो रॉबिन को यहाँ से जाने देता है। आओकी जी देखना चाहते कि रॉबिन के अंदर ऐसा क्या खास है जिसके लिए साउल ने अपनी जान दे दी। वो रॉबिन से कहता है, मुझे तुम अपना दोस्त मत समझना। अगर तुमने कभी भी कुछ करने की कोशिश करी तो उस टाइम मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है जो कि तुम्हें यहाँ से दूर ले जाएगा। रॉबिन कुजान से कहती कि उसकी मम्मी भी अभी इसी आइलैंड पे है। कुजान उससे कहता है कि वो अब तक मर चुकी होंगी। रॉबिन के दिमाग में हर वो बात चल रही थी। प्रोफेसर, आर्कियोलॉजिस्ट, उसकी मम्मी, साउल। रॉबिन अपने आप को संभालती है और वो साउल की तरह हंस रही थी। ओहारा में जो भी कुछ हुआ था तब रॉबिन के ऊपर 7 करोड़ 90 लाख का इनाम लग जाता है। रॉबिन जब ओहारा को छोड़ के गई थी वो एक दादी अम्मा के घर पे रहने लगी थी और जब रॉबिन के ऊपर इनाम लगा तब वही बुढ़िया रॉबिन की शिकायत नेवी से कर देती है। इसके बाद रॉबिन जहाँ पे भी जाती थी वहाँ के लोग पैसों के लालच में उसकी शिकायत नेवी से कर देते थे। रॉबिन हमेशा से ही अपनी जान के लिए भागते आई है। रॉबिन जब बड़ी होती है तब उसे क्रोकोडाइल अपने साथ शामिल कर लेता है। नाउ बैक इन प्रेजेंट रॉबिन सबसे कहती है कि वो जितना उनके साथ रहेगी उतना ही लूफियन सबके लिए वो मुसीबत बनती रहेगी। किसी दिन वो सबके लिए इतना बड़ा बोझ बन जाएगी कि लूफियन सब भी उसे धोखा देके चले जाएंगे और ये रॉबिन नहीं चाहती और इसीलिए वो यहीं पे मरना चाहती है। स्पांडम सब पे हंस रहा था। वो कहता है कि रॉबिन सही कह रही है। वो देखो ऊपर उस झंडे को, उस पे बने सिंबल को देखो। इसका मतलब है 170 देश पूरी दुनिया के यानी कि वर्ल्ड गवर्नमेंट। क्या तुम समझते हो इस लड़की के ऊपर कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन की नजर है। लूफी समझ चुका था कि आखिर रॉबिन का दुश्मन कौन है। लूफी सोगी किंग से कह के उस फ्लैग को जला देता है। रॉबिन, स्पांडम और सब लोग हैरान थे क्योंकि इसका मतलब कि लूफियन सब ने वर्ल्ड गवर्नमेंट को अपना दुश्मन बना लिया है। लूफी को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। लूफी रॉबिन से कहता कि वो एक बार कह दे कि उसे अभी जिंदा रहना है। रॉबिन को आज से पहले कभी भी किसी ने भी ऐसा नहीं कहा था। रॉबिन को साउल की कही बात याद आती है कि उसे एक दिन कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जिनको उसके होने या ना होने से फर्क पड़ता है। रॉबिन रो रही थी। रॉबिन लूफियन सबसे कहती है, इस बात को सुन के लूफियन सब लोग तैयार हैं रॉबिन को बचाने के लिए।